हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश में बनाए जाने वाले एक एयरबेस के बारे में, जिसके निर्माण की जिम्मेदारी पाकिस्तान और चीन को दी जा रही है। क्या है इसके तहत मामला, आइए आगे बढ़ते हुए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखनी है हमें हमारी न्यूज, और न्यूज का कहना है यूनुस इनवाइट्स चाइना टू बिल्ड एयरबेस इन बांग्लादेश लाल मोनिरहाट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तानी फर्म टू वर्क एज सब कॉन्ट्रैक्टर सोर्सेज। तो देखिए, दरअसल फिलहाल स्थिति इस प्रकार की है कि वर्तमान में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इनवाइट किया है चाइना को बांग्लादेश के अंदर एक एयरबेस बनाने के लिए, और फिलहाल चाइना की रुचि यहाँ पर बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट डिस्ट्रिक्ट में एयरबेस को बनाने की है। हालांकि इस एयरबेस के निर्माण में पाकिस्तान की भूमिका भी रहने वाली है, क्योंकि उसे सब कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जरूरी है कि इससे जुड़ी हुई सभी बातों को हम लोग अच्छे से जाने समझे। तो आज की क्लास में क्या क्या शामिल है, सबसे पहले चर्चा में क्यों, जो कि आपको बता दिया गया है। बांग्लादेश की ओर से प्रस्ताव क्या क्या दिए गए हैं फिलहाल चीन को, वो सब भी समझना होगा। चीन की क्या रुचि है बांग्लादेश के अंदर, वहीं बांग्लादेश पाकिस्तान बदलते संबंधों की स्थिति किस प्रकार से है, नए बांग्लादेश की चिंताजनक स्थिति किस प्रकार है, और भारत के लिए क्या क्या चिंता के विषय हैं, ये सब कुछ हमें अच्छे से जानना समझना। तो आइए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। तो बीते दिनों दरअसल मोहम्मद यूनुस गए थे चीन, और शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की थी। अब शी जिनपिंग से मुलाकात करते हुए इन्होंने एक विवादास्पद टिप्पणी की। इन्होंने यहाँ पर यह विचार दिया कि बांग्लादेश हिंद महासागर वाले क्षेत्र का अकेला एकमात्र संरक्षक है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं वो सभी राज्य लैंडलॉक हैं और उनकी हिंद महासागर तक पहुंच नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पर चीजें जो है वो बांग्लादेश के फेवर में अधिक। अब अगर हम लोग मानचित्र देखते हैं तो हमें ये वाली स्थिति यहाँ पर समझ में आती है कि हाँ, हमारी जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में सभी राज्य लैंडलॉक है, और उसके अलावा बांग्लादेश को यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच मिली हुई है। अब जैसे ही यहाँ पर बातें प्रस्तुत की गई मोहम्मद यूनुस के द्वारा, तो भारत की तरफ से इस बात का जवाब देते हुए साफ तौर पर यह कहा गया कि वास्तव में सच्चाई तो चलो है, हम मानते हैं कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो लैंडलॉक हैं, लेकिन इस बात के साथ में ये बात कहने की क्या ही आवश्यकता थी कि यहाँ पर हिंद महासागर के क्षेत्र में बांग्लादेश एकमात्र अकेला संरक्षक है, सभी चीजें उसी के हिस्से में। हालांकि बात सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने शी जिनपिंग को यह भी कहा कि देखिए, बांग्लादेश के अंदर चीन के लिए बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग चीन को इनवाइट करते हैं कि वो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में आए, अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तक, और यहाँ पर आकर के उत्पादन का कार्य करे, अलग अलग प्रकार की चीजों का निर्माण करे, विपणन पे ध्यान दे, और उसके बाद चाहे तो वो उत्पादित की गई वस्तुओं को अपने देश वापस ले जाए, या फिर वो दुनिया के अलग अलग देशों में उनका निर्यात करने के लिए कार्य करें। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ प्रस्तुत की। अब जैसे ही यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया था ये सारा का सारा कि भाई चीन अपना इकोनॉमी का विस्तार करे, इकोनॉमी का विस्तार करते हुए यहाँ तक आए और सभी चीजों को संभाले, तो इसके जवाब में अब ये भी सामने आया है कि दरअसल जिस प्रकार से बोला गया है चीनी इकोनॉमी के विस्तार के लिए, और इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी बोला गया कि बांग्लादेश के अंदर चीन आकर के एक एयरबेस बना। अब जब ये एयरबेस वाला मामला सामने आया तो हम लोग यहाँ पर यह भी देखते हैं कि एयरबेस को लेकर के खुद चीन ने भी विचार प्रस्तुत किया, यानी कि रुझान आ रहे हैं कि हाँ, वो भी इंटरेस्टेड है। और इंटरेस्टेड कहां पर है? लाल मोनिरहाट में। अब ये क्षेत्र है कहां पे? तो देखिए, दरअसल यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बांग्लादेश का जिला लाल मोनिरहाट। जिस प्रकार से बातें कही थी मोहम्मद यूनुस ने कि हाँ, हमारे पूर्वोत्तर वाले राज्य जो है वो लैंडलॉक है, ये सच्चाई है। हमें यह देखने को मिलता है कि हमारा सिक्किम यहाँ पर है, सिक्किम के अलावा जिन राज्यों को हम लोग सेवन सिस्टर्स कहते हैं वो सारे यहीं पे मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये सब हमें यहीं देखने को मिल रहे हैं। और वहीं यहाँ पर मौजूद है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के लिए यह कहा जा रहा है कि भाई चीन के लिए काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, आए और काम संभाले। तो यहाँ पर जो एयरबेस वाली स्थिति है वो यहाँ पर मौजूद है, जहां पर चीनी कंपनी मुख्य भूमिका में दिखने को मिल सकती है, वहीं साथ साथ पाकिस्तान को यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। ये मामला हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इसके माध्यम से हमें भारत के लिए अनेक चिंताएं भी देखने को मिल रही है, अगर आने वाले समय में एयरबेस का निर्माण यही किया जाता है। हालांकि फिलहाल ये बात भी चल रही है कि इस एयरबेस के निर्माण के लिए सारा का सारा प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, और सब चीज ठीक रही तो अक्टूबर 2025 में यहाँ पर एयरबेस के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। लेकिन
चीन के एयरबेस के यहाँ पर होने की स्थिति में हमारे लिए चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जस्ट इसके उत्तर में हम लोग देखते हैं तो हमारा वेस्ट बंगाल वाला एरिया आ जाता है। वहीं इसके हम लोग ईस्ट में देख रहे हैं तो असम की सीमा लगी हुई है और वहीं यहाँ इसके साथ में मेघालय भी है। तो हमारे भारत के 3 अलग-अलग राज्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए सीधी चिंताएं हमें देखने को मिल जा रही है, जो बड़ी ही परेशानियां उत्पन्न करेगा। और जहां अब तक हम लोग ये देखते हुए आए हैं कि चाइना हमें इन क्षेत्रों में परेशान कर रहा है और खासतौर पे अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र चाइना के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है, वहीं अब हम लोग देख पाएंगे कि बांग्लादेश के अंदर से भी चीन हमें परेशान करने के लिए कार्य कर पाएगा। उससे यहाँ पर भी एक बड़ी रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी, जो कि हमारे लिए गड़बड़ रहेगी। अब इसी के साथ साथ बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि कई प्रस्ताव दिए गए हैं मोहम्मद यूनुस के द्वारा शी जिनपिंग को। सबसे पहली बात, बांग्लादेश में चीनी एयरबेस की स्थापना, जो कि आपको मैंने जस्ट अभी ही क्लियर किया। इसके अलावा मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण की बात भी यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए फिलहाल यहाँ मोहम्मद यूनुस ने चाइना से पैसे मांगे। अब यहाँ पर भी हम लोग को परेशानी है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण अगर बांग्लादेश करवा रहा है चीन के माध्यम से, तो हमारे लिए क्या परेशानी है। तो देखिए, दरअसल जिस बंदरगाह की हम लोग बात कर रहे हैं वो बंदरगाह यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ये इस स्थान पर मौजूद है। अब मोंगला बंदरगाह यहाँ पर है और यहाँ होने के साथ साथ अब तक ये भारत के लिए बड़ा ही लाभ का विषय रहा है। दरअसल मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल के भारत को संचालन के अधिकार मिले हुए हैं। अब जब इस क्षेत्र में चाइना के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि जहां जहां पर चाइना इन्वेस्टमेंट करता है तो ये समझ लीजिए कि चाइना की ये रणनीति बनी हुई है आज के समय में कि वो अलग अलग देशों को कर्ज के बोझ तले दबाता है और उसके बाद वो उन क्षेत्रों का अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के मामले में चीन पहले ही इस रणनीति को अपना चुका है और आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक भारी कर्ज से दबा हुआ है चीन के। वहीं अगर ठीक इसी प्रकार की स्थिति बांग्लादेश के साथ में बनी रही तो बीते जो दशक की स्थिति थी, जब शेख हसीना की सरकार यहाँ पर चल रही थी, उस दौरान की जो स्थिति भारत के अनुरूप रहा करती थी, वो अब हम लोग पूरी तरह से बदलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान बांग्लादेश का झुकाव भारत के साथ नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो जिस प्रकार से विचार दिया गया है फिलहाल यहाँ पर चीन को कि हम आपसे मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए समर्थन चाहते हैं, तो यहाँ पर $400 मिलियन की मांग की गई है इस मोंगला बंदरगाह की आधुनिकीकरण और विकास कार्यों के लिए। सिर्फ बात यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी चीजें, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पर जो बात है वो है चटगांव में चीनी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की। तो जैसा कि यहाँ पर खुद मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि बांग्लादेश में बहुत अधिक संभावनाएं हैं चीन के लिए, तो वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि चटगांव में चीनी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है चीन का, और चीन से यहाँ पर भी पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस स्थिति में पता लगा है कि भाई इस क्षेत्र में विस्तार के लिए तो चीन देने वाला है $350 मिलियन। कितने? $350 मिलियन। और वहीं इस क्षेत्र के अंदर तकनीकी विकास के लिए $150 मिलियन का प्रस्ताव भी शामिल है। तो बड़ी राशि है। अब समझ रहे हैं, जैसे कि मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण का मामला, $400 मिलियन, काफी बड़ी राशि है अपने आप में। अब $400 मिलियन के अलावा यहाँ पर $350 मिलियन, यहाँ पर $150 मिलियन, ये सब कुछ भी हमें देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चीन से बांग्लादेश ने यह भी कहा है कि वो हमें नदी जल प्रबंधन में दीर्घकालीन समर्थन भी दे। ये दीर्घकालीन समर्थन दरअसल 50 वर्षीय सहायता पैकेज के रूप में मांगा जा रहा है। और इस नदी जल प्रबंधन के मामले में मुख्य मुद्दा तीस्ता नदी का देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश को खास तौर पर चीन से तीस्ता नदी के लिए सहायता चाहिए। अब तीस्ता नदी के लिए सहायता मांगना फिर दोबारा हमारे लिए परेशानी का विषय बन गया है, क्योंकि ये नदी ऐसी है जो भारत से बहते हुए बांग्लादेश में जाती है। अब इस नदी के दीर्घकालीन प्रबंधन के लिए जिस प्रकार की चीजें आ रही हैं, या इस नदी के जल प्रबंधन के मामले में जो दीर्घकालीन समर्थन की बात हम लोग देख रहे हैं, जब चीजें सामने आ जाएगी एग्जैक्टली तब पता चलेगा कि आने वाले समय में इस परियोजना पर या फिर इस प्रबंधन के मामले में क्या क्या चीजें सोची जा रही हैं। भारत कट लगाओ, क्या क्या चीजें सोची जा रही हैं बांग्लादेश और चीन के बीच में। ठीक, इसके अलावा वहीं हम लोग देखते हैं कि यहाँ बांग्लादेश ने यारलंग सांगपो जमुना नदी के लिए जल विज्ञान संबंधी जानकारी के आदान प्रदान का भी विचार प्रस्तुत किया है। अब ये नदी भी यहाँ पर हम लोग के लिए चिंता का विषय है। दरअसल ये जो नदी है यारलंग सांगपो या यारलंग जांगपो, जो भी इसको कहते हैं, अलग अलग इसी प्रकार से नाम इसको दिए गए हैं। ये नदी अलग अलग जगह से होते हुई
पहुंचती है बंगाल की खाड़ी में। हालांकि इस नदी की शुरुआत हम लोग देखते हैं कि चीन के अधिकार वाले क्षेत्र में ही है और शुरुआती तौर पर इस नदी को यारलंग सांगपो या यारलंग जांगपो के रूप में जानते हैं। लेकिन बाद में ये नदी एक ग्रेट बैंड बनाती है और उसके बाद ये नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में इस नदी को सामान्य तौर पर हम ब्रह्मपुत्र के रूप में जानते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इसको सियांग या दिबांग भी कहा जाता है और यही नदी आगे बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना नाम दिया गया है। अब ये नदी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है उस क्षेत्र के लिए ये नदी बहुत ही ज्यादा खास है। अब हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि इस नदी के लिए जिस प्रकार से समर्थन मांग रहा है बांग्लादेश, आने वाले समय में अगर कुछ कार्य होता है, चीजों में परिवर्तन होता है, तो हमें यहाँ पर भी परेशानियां देखने को मिल जाएंगी। तो ओवरऑल चीजें जो है, फिलहाल बांग्लादेश की जो मांग है चीन के साथ में, वहां हर एक मामले में हमें हमारे लिए चिंताएं दिख रही है। चाहे बात एयरबेस बनाए जाने की हो, मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण की हो, चटगांव में चीनी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की हो, नदी जल प्रबंधन जिसमें खासतौर पर तीस्ता नदी का मामला अभी देखने को मिल रहा है, इसके अलावा यारलंग सांगपो जिसे हम लोग भारत में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, इन सभी मामलों में चिंताएं तो मौजूद हैं। हालांकि इसके अलावा एक खास चीज और हमें जो देखने को मिल रही है, वो हमें ये देखने को मिल रही है कि जिस प्रकार से फिलहाल मोहम्मद यूनुस की सरकार चाहत रख रही है अलग अलग प्रकार की चीन के सामने, वहीं उसी प्रकार की स्थिति इसकी चल रही है पाकिस्तान के साथ में भी। अब हम देखते हैं कि जो पिछली सरकार थी यहाँ पर शेख हसीना सरकार, उसने पूरी तरह से अपने संबंधों का कट ऑफ किया हुआ था पाकिस्तान से। लेकिन अब जब चीजें बदल गई हैं, तख्ता पलट हो गया है सरकार का, हम देखते हैं कि जो नई अंतरिम सरकार यहाँ बनी है उसने पाकिस्तान की तरफ खास झुकाव दिखाया। और वहीं आजकल बांग्लादेश में तैयारियां इस प्रकार चल रही है कि जो अप्रैल का महीना चल रहा है, उस अप्रैल के महीने में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और विदेश सचिव की होने वाली है बांग्लादेश यात्रा। अब इस बांग्लादेश यात्रा के दौरान माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, हवाई संपर्क, रक्षा सहयोग, कृषि सहयोग, संस्कृति आदान प्रदान आदि आदि विषयों पर चर्चा होने वाली है और ये अपने उन सभी पुराने विवाद के मुद्दों को सुलझाने के लिए कार्य करने वाले हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हो सके। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पर यह विचार प्रस्तुत किया है कि दोनों देशों के बीच यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में किसी भी प्रगति के लिए लंबे समय से अनसुलझे मुद्दों का समाधान किया जाना बहुत ही आवश्यक है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर खुद मोहम्मद यूनुस ने कई सारी बातें प्रस्तुत की है कि जो विवाद अब तक बने हुए हैं, हम उन विवादों को खत्म करना चाहते हैं और उन विवादों में मुख्य मुद्दा है 1976 के युद्ध का। दरअसल 1976 के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि जिस प्रकार से गृह युद्ध हुआ था और बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी पाकिस्तान से, तो चीजें उस समय काफी ज्यादा बदली थी। लेकिन बांग्लादेश के लोगों को इस दौरान बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक बड़ा नरसंहार किया गया था उस समय पाकिस्तान की सेना, या जिसका में हम लोग कहें कि जिसे कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान की सेना। तो उस सेना के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा नरसंहार किया गया था, काफी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस क्षेत्र में युद्ध की वजह से बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। वहीं 8 लाख पाकिस्तानी इसी क्षेत्र में आकर के बस गए थे। पाकिस्तानी मतलब जो पश्चिम पाकिस्तान के लोग थे वो इसी क्षेत्र में आकर के बस गए थे। इसके अलावा परिसंपत्तियों को लेकर के बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान वाले कट लो पूर्वी पाकिस्तान वाले क्षेत्र को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा था, तो वहां पर भी गड़बड़े थी। अब दरअसल मोहम्मद यूनुस ने ये तो कहा है कि भाई ठीक है, दोनों देशों के बीच में संबंधों को अच्छा किया जाए, अनसुलझे मुद्दों को सुलझाया जाए और चीजों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर कई शर्तें भी रख दी गई हैं मोहम्मद यूनुस के द्वारा, और मोहम्मद यूनुस के द्वारा रखी गई शर्तों में शामिल है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से 1971 के युद्ध में किए गए अपराधों के लिए माफी मांगे, युद्ध क्षति के लिए मुआवजा दे। इसके अलावा जो 8 लाख फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उन सभी की वापसी हो। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 1971 से पहले की जो परिसंपत्तियां थी उन परिसंपत्तियों में बांग्लादेश को उसका हिस्सा दिया जाना चाहिए। अब जब ये सारी की सारी मांगे प्रस्तुत की गई हैं, ये शर्त रखी गई है मोहम्मद यूनुस के द्वारा पाकिस्तान के सामने, तो पाकिस्तान की सरकार इन बातों को स्वीकार करना नहीं चाहती है। अब पाकिस्तान की सरकार मोहम्मद यूनुस पर यह दबाव बना रही है कि संबंधों को सुलझाया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सारा का सारा काम शर्तों के बिना होना चाहिए। हम शर्तों के साथ संबंधों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस का यही कहना है कि देखो, हमारे जितने भी देश के नागरिक हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां हुई हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप माफी भी मांगेंगे, आप क्षतिपूर्ति भी देंगे, मुआवजा देंगे। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि 1971
1970 से पहले की जो परिसंपत्तियां हैं वहां हमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो अब इन दोनों देशों के बीच में चीजों को आगे तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कंडीशंस आ गई हैं, ये कंडीशंस दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ने से रोक रही है। हालांकि वीजा नियमों के अंदर काफी ढिलाई दे चुका है बांग्लादेश। दोनों देशों के बीच में हवाई यात्रा को शुरू करने के लिए बांग्लादेश ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फ्लाई जिन्ना एयरलाइंस है उसको अभी कंप्लीट अप्रूवल नहीं मिला है पाकिस्तान की अपनी अथॉरिटीज की तरफ से ही। तो चीजों को सुलझा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, सहयोग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन अब शर्तें बीच में आ रही हैं। पर जिस प्रकार की स्थिति हमें फिलहाल देखने को मिल रही है मोहम्मद यूनिस की पाकिस्तान और चीन के साथ में, इस कारण से फिलहाल हमें काफी ज्यादा चिंताएं हो रही हैं। अब इस पूरे के पूरे समीकरण में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं भारत के लिए। अब आज के समय में बांग्लादेश एक नया बांग्लादेश बन चुका है। वो बांग्लादेश जो पहले लोकतंत्र का समर्थन किया करता था, भारत जैसी स्वतंत्र देशों का समर्थन किया करता था, अब चीजें यहाँ पर हम लोग बदलती हुई देख रहे हैं। अब फिलहाल इनका आपस में एक त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है, क्योंकि बांग्लादेश झुक रहा है पाकिस्तान और चीन की तरफ। अब जहां विचार होने चाहिए कि हम लोग स्वतंत्र देशों के साथ चले, लोकतांत्रिक देशों के साथ चले, विकास की मुख्य धारा में जुड़े, वहीं हम लोग देख रहे हैं कि इनकी चीजें पाकिस्तान और चीन के साथ में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अब फिलहाल धार्मिक रूढ़िवादिता भी बांग्लादेश के अंदर बढ़ती जा रही है। बीते दिनों ये देखा गया कि बांग्लादेश की सरकार के द्वारा एक आदेश निकाल कर यह कहा गया कि अब बांग्लादेश के अंदर महिलाओं को फुटबॉल खेलने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ में अब कुछ क्षेत्रों के अंदर ऐसे ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है जो खास तौर पर महिलाओं की निगरानी कर रहे हैं, और महिलाएं अगर अपने बालों को ठीक से नहीं ढकती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उन्हें सजा दी जाती है। तो अब फिलहाल रूढ़िवादिता की स्थिति में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ रही है बांग्लादेश के अंदर, और विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अब बांग्लादेश पूरी तरह से आतंकवादी संगठनों जैसे कि अलकायदा, ISIS आदि आदि के चंगुल में फंस गया है, और उसी के अकॉर्डिंग अब इसकी सारी नीतियां निर्धारित हो रही हैं और सारी चीजें भी ऐसे ही चल रही है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि वर्तमान में बांग्लादेश की चाहत भारत के पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने की है, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए कुछ बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर आज के समय में मादक पदार्थों की बहुत ज्यादा तस्करी हो रही है, साथ साथ अल्पसंख्यकों के लिए खतरे वाली स्थिति बन चुकी है, जहां उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वहीं उत्पीड़न भी किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी स्थितियां भारत के पड़ोस में देश बांग्लादेश के तहत चल रही हैं, जिसकी वजह से भारत की चिंता बहुत ज्यादा है। हालांकि भारत स्थिति को संभालने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अब जो सरकार है, जब उसकी ही नीतियां पाकिस्तान और चीन के समर्थन की है, तो हम लोग के लिए मामला काफी ज्यादा गंभीर हो रखा है और गड़बड़ हो रखा है। अब आने वाले समय में क्या होगा या नहीं, लेकिन एयरबेस का बनाया जाना, नदियों पर चीन का प्रभाव देखने को मिलना, मोंगला बंदरगाह पर भी चीन का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, ये सब कुछ अब आने वाले समय में पूरे के पूरे दक्षिण एशिया के अंदर जो रणनीति है और जो राजनीति है उसको बदल देगा। तो चीजें कैसी कैसी रहेंगी और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें आगे पता चलेगा, लेकिन फिर भी इस मामले में कुछ डिस्कशन के लिए आएगा तो हम लोग इस पर जरूर बातचीत करेंगे। इसके अलावा स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है, जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। बाकी हम मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पे। आप इस QR को स्कैन करके पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग फाइल्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आप लोगों का बांग्लादेश के इस कदम पर क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है इसलिए बाकी साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।